माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सेट नंबर 17 है, जिसमें हम लोग 11/1/2021 के सेकंड सेट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है और 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक नाव जो कि शांत पानी में 9 का स्पीड से बहता है, तो 45 मिनट में अगर वो 9 किलोमीटर गया तो धारा की चाल बताइए, तो वो किस साइड जा रहा है। तो वो किस साइड जा रहा है, तो वो दिया हुआ था कि 45 मिनट में धारा की दिशा में जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये नदी है जो एक धारा के साथ बह रही है इस साइड, और एक नाव है जो कि धारा के साथ ही इस साइड बह रहा है। तो क्या बताया गया है कि जो नाव है उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 9 घंटा प्रति किलोमीटर, और 45 मिनट यानी टाइम दिया हुआ 45 मिनट। इसको अगर हम लोग आवर में बदलते हैं तो बटा 60 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3/4, यानी 3/4 घंटे में 9 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल तो नहीं पता है, तो धारा की चाल को हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो नाव की चाल होगा उसको हम लोग x मानते हैं। यानी नाव x है और जबकि धारा y है, तो अगर दोनों का दिशा सेम है तो आराम से हम कह सकते हैं चाल जुट जाएगा, क्योंकि जिस साइड पानी बह रहा होता है और उसी साइड तैरना होता है तो तैरने में आसान होता है। क्यों? क्योंकि धारा स्पीड दोनों जुट जाता है। अब यहाँ पर चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना हो जाएगा, तो चाल दिया हुआ है 9, जबकि धारा का पता नहीं, तो x या y मान लेते हैं। और जो दूरी है वो दूरी कितना है, तो दूरी जो दिया हुआ है यहाँ तो नीचे लिख देते हैं 9 + y, और जो दूरी है वो 9 दिया हुआ और समय 3, अब बटा में 4 को ऊपर लिख देते हैं। ये इससे 3 बार में 3 चौक 12, और y अगर निकालना हो तो 12 - 9, तो हम कह सकते हैं कि जो धारा का स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इसमें यही कंसेप्ट है कि जब आदमी पानी के साथ बहता है तो चाल जुट जाता है, जबकि विपरीत बहने पर चाल घट जाता है। समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि PAB 35 डिग्री हो तो ARS ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर PAB ये दिया हुआ, ये 35 दिया हुआ है, और ARS ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक सर्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको समझेंगे। तो पहला इसका जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो है कि अगर कोई सर्किल है और उसमें कोई केंद्र से पार होता है, उसको बोलते हैं व्यास, और व्यास के दोनों छोरों से परिधि पर कभी भी कोण बनेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कभी भी। यानी परिधि के दोनों और कहीं भी, मान लेते हैं यहाँ भी अगर बनता है ऐसे, तो भी ये 90 का कोण बनाएगा। यानी परिधि पे अगर व्यास के दोनों छोर से बना कोण वो हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। पहला थ्योरी ये हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा थ्योरी क्या होगा, तो दूसरा थ्योरी क्या होता है कि अगर कोई वृत्त में 2 बिंदु से परिधि पे कहीं भी कोण बनता हो, फिर वही 2 बिंदु से परिधि पे कहीं कोण बने, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि एक वृत्त में अगर वृत्त की परिधि के 2 बिंदु से कहीं भी परिधि पे कोण बना हो और वही 2 बिंदु से अगर कहीं और भी बन जाए, तो वो दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। यही दोनों थ्योरी का यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसको बताया गया था कि ये 35 है और ये निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, व्यास है, और इससे दोनों छोर पर क्या बन रहा है, कोण, यानी ये 90 बनेगा। तो हम कह सकते हैं ये 90 है, ये 35 है, तो क्या ये कोण निकाल सकते हैं, तो 90 और 35 जोड़ देंगे तो 125। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में अगर हम लोग 125 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 55। तो हम कह सकते हैं ये जो कोण है वो कितना हो गया, 55 हो गया। अब क्या बताया गया कि एक ही 2 बिंदु से, जैसे कलर चेंज करके दिखा देते हैं,
दो बिंदु से अगर परिधि पे कहीं पर कोण बना हो, फिर अगर यही दो बिंदु से फिर परिधि पे कोई कोण बने, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55। अब क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में 180 का कोण बनता है। तो ये 55 है तो इधर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में घटाएंगे तो 115। तो हम कह सकते हैं ARS कितना डिग्री होगा, 115, 55, 60, 70, सॉरी 125 डिग्री। 180 में 55 घटाएं कितना होगा, 125 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 125। इसमें दो थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो दोनों थ्योरी को याद रखेंगे। पहला क्या, कि अगर किसी भी वृत्त का व्यास के दोनों छोरों से परिधि पे कोई भी कोण बनेगा तो वो 90 का कोण बनेगा। और दूसरा कि अगर किसी वृत्त के परिधि के दो बिंदु से अगर किसी भी परिधि पर दो कोण बनता है तो हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये दोनों थ्योरी का यूज़ करके इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यदि परिमाप इतना है तो हॉल का लंबाई बताइए। तो यहाँ तो समझ आ रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। चौड़ाई अगर 7 है, सॉरी चौड़ाई अगर x है, क्योंकि चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि चौड़ाई जितना भी होगा उससे 7 मीटर ज़्यादा होगा कौन, लंबाई। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, जो कि दिया हुआ है कितना, 62। 2 से ये कट गया 31। अब L का मान कितना हो गया, x + 7, और B का मान हो गया x बराबर कितना, 31। तो 2x और 7 अगर घटेगा तो 24, तो 2x बराबर 24, तो x का मान आ जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई होगा वो 12 होगा, बट यहाँ चौड़ाई नहीं लंबाई पूछा है। तो 12 में 7 जोड़ देंगे तो 19 मीटर, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 19 मीटर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड मास है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले डिवाइड का काम होगा, 10 में से 2 भाग देंगे 5, 5 को गुणास काम करेंगे, 5 × 20, 6 × 26 और 9 घट गया तो 17, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 17। अगला क्वेश्चन औसत से है कि 35 स्कूली छात्रों के एक समूह का आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल किए जाए तो छात्रों और शिक्षकों की आयु का माध्य बताइए। यानी पहले 35 गो आदमी था, एवरेज 16 था, तो इससे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। 16 × 25 80, हाथ में 8, 16 × 3 48 और 8 56, यानी 560 टोटल वर्ष था। एक 52 वर्ष का टीचर को शामिल कर लिया गया तो टोटल कितना हो गया, 612। और जहाँ 35 बच्चा था अब टीचर लेके हो गया 36। अब 612 को अगर हम लोग 36 से डिवाइड कर दें तो आराम से 6 से ही काट सकते हैं। 17 छक 102, तो हम कह सकते हैं नया एवरेज कितना होगा, 17 होगा। या फिर इसको ऐसे बनाएंगे, यह एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जब 52 वर्ष का एक टीचर आया तो पहले तो वो उस एवरेज को मेकअप करने के लिए उसको 16 डिवाइड कर देगा। तो 52 में से 16 घटा दिए तो बचा कितना, 36। अब 36 को जितना भी आदमी उसमें बांटेगा, तो पहले 35 बच्चा था, टीचर लेके कितना हो गया, 36। तो 36 को 36 बांटना हो तो सबको कितना साल बांटना होगा, 1-1 साल। तो हम कह सकते हैं कि पिछला एवरेज से एक ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 17। अगर इस प्रकार समझ आता है तो ऐसे बनाएंगे, या जो बेसिक कंसेप्ट है उससे ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 24 गुना है, ये बात को बताया गया है। एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है। फिर बोलता है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एचसीएफ जोड़ एलसीएम बोल रहा है दोनों का योग दिया हुआ है 750। तो अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों का एलसीएम कर दें या दोनों का एचसीएफ कर दें तो हम देख रहे हैं कि एलसीएम को हटा करके हम लिख सकते हैं कितना, 24 एचसीएफ, 24 और 1 25,
यानी हो जाएगा टोटल 25 HCF। क्या किए, तो एलसीएम का मान हम जानते हैं, एलसीएम किसके बराबर है, 24 HCF के बराबर है। तो पहले से यहाँ एक HCF है, यहाँ 24 25 हो गया बराबर 750। यानी इसको अगर हम लोग काट दें तो वो मालूम चल गया कि HCF कितना है, तो HCF हो जाएगा 30। और उसके बाद कहता है एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं HCF LCM एक फॉर्मूला होता है, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF मेरा 30 निकल गया है और LCM जो है 24 गुना है, यानी 24 गुना 30। आखिर LCM जो है वो HCF का 24 गुना है। HCF अगर 30 है तो 24 से गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। और एक संख्या हमको दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ कितना है, तो यहाँ पर एक संख्या 90 दिया हुआ था, यानी एक संख्या अगर 90 है तो बोल रहा है दूसरा संख्या क्या होगा, तो x होगा। ये इससे कट जाएगा 3 बार में और ये 8 बार में, 8 तिया 24। तो हम कह सकते हैं जो दूसरी संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा, एकदम बेसिक सवाल है, आज सवाल में दिया हुआ सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाजित है। तो हम लोग पहले 1000 को आराम से 11 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कि 1000 तक में कितना नंबर जो 11 से कटता है। तो देख रहे हैं 11 का 11 नंबर 99, अब नहीं कट रहा है, तो 1 0 अब नहीं कटेगा, यानी 90 लगभग 90 संख्या कटेगा, 90 ही संख्या कटेगा। और फिर 100 को डिवाइड कर देते 11 से, 11 नंबर। तो हम समझ गए 1 से 1000 तक 11 से कटने वाला नंबर है 90 और 1 से 100 तक 11 से कटने वाला है 9। तो ये दोनों को घटा देंगे तो 100 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 11 से कट रही है, तो 81। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 81। अगला क्वेश्चन, राम सागर और भरत राम सागर और भगत राम यानी दो ही आदमी है, 13 और 11 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं और 8050 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो राम जो भगत राम है उसका हिस्सा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात में बांटना ही है, क्योंकि जो जितना पैसा लगाया, जो राम है और एक क्या है भगत राम, एगो भगत है और एगो राम सागर है। तो ये राम जो है 10 लगाया था और भगत कितना लगाया था 13, जबकि दोनों को लाभ हुआ है 8050 का। तो पूछा है भगत राम का, यानी इसका पूछ रहा कितना पैसा मिलेगा। तो जिसको मिलेगा लाभ उसको ऊपर, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर, कुल को नीचे गुना। बस आराम से आप कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी आएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आएगा। तो अगर हम लोग 8050 को अगर 23 से भाग देते हैं तो 350 आता है, और 13 गुना 350 को गुना करेंगे तो 13 बचे 65 और बचा कितना 6, और लास्ट में जोड़ देंगे तो 4550 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना और मूल संख्या का 4 गुना बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाया सकता है, बट वो टफ बन जाएगा। उससे कहीं आसान हम लोग ऑप्शन टेस्ट करेंगे। जैसे पहले क्या बोला कि दोनों का योग, अंकों का योग 12 होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 84। क्या 84 में 8 और 4 को जोड़ने पर 12 आता है? एकदम सही है, 12 आता है। फिर बोलता है कि इसके अंकों को उलट दिया जाए, तो ठीक है अंक को उलट देते हैं। तो अंक को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 48, उल्टा कर दिए 48। अब बोलता है नई संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना और मूल संख्या का बोला 4 गुना आपस में बराबर होगा। तो क्या बराबर हुआ? तो देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, कितना हो जा रहा है, 4 चौक 16 और 7 8 56, फिर 8 चौक 32 33, और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 33। देख रहे हैं बिल्कुल मैच कर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 3 6 और 3 3 6 बराबर हो जाने के कारण 84 जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब रहा बात कि 48 क्यों नहीं हुआ, तो उसमें बोला क्या था, ये हो गया मूल संख्या और जब इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 84। तो जिसको बोला था 7 गुना उसी को करेंगे। तो बोला कि जो प्राप्त नई संख्या उसका 7 गुना, तो 84 का 7 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसका हमको मात्र 4 ही गुना करना है, तो बराबर तो हो नहीं सकता है। इसीलिए 84 संख्या था उसको उलटे तो नया संख्या 48 मिला, उसका 7 गुना और इसका 4 गुना आपस में बराबर है। इसको ऑप्शन थ्रू ही बनाएंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन भी सीढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसको भी अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है। इसको फिगर को समझेंगे, अगर फिगर समझ आ गया तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। कहता है कि 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार से 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। हम लोग घर में भी सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार पे लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि ये दीवार है और सीढ़ी कुछ इस प्रकार का रहता है। तो बोलता है ये जो सीढ़ी है, ये ना सीढ़ी है, तिरछा जो रहता है वो सीढ़ी रहता है। बोलता है ये 10 फुट का है और जहाँ दीवार पर टच कर रहा है वहाँ ऊंचाई कितना, 8 का है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये 8, ये 10, तो ट्रिपलेट हम लोग को मालूम है कि ये कितना होगा, 6 होगा। यानी ये दीवार से सीढ़ी की दूरी कितना की है, 6 फुट की है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। बोलता है सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूरी पर खसकाया जाए कि इसका शीर्ष दीवार के 9.6 फुट को ऊंचाई पे स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। अभी ये दीवार से कितना है, 8। बोलता है इसका सीढ़ी को और सामने करो। तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे सीढ़ी को आगे करेंगे सीढ़ी कहीं ना कहीं ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर हम लोग सीढ़ी को यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये जो सीढ़ी का लंबाई है वो धीरे 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 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ तक टच करने लगेगा। तो बोला जब यहाँ तक ये टच करने लगा तो ये बोल रहा है ये ऊंचाई कितना हो गया, 9.6। तो बोलता है बताइए सीढ़ी को कितना घसकाएं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आराम से हम लोग पहले इसका लंबाई निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये पूरा का लंबाई मालूम था कि ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 6 है। पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 6 है। अब हमको केवल यहाँ से यहाँ का लंबाई निकालना है और ये दोनों को घटा देंगे जिससे पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ कितना घसकाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देख सकते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये रहा मेरा एक समकोण त्रिभुज जिसमें सीढ़ी तो वही है, यानी अभी भी सीढ़ी 10 है और इसका लंबाई हो गया 9.6। तो हम लोग जानते हैं आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 और 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 92, यानी 92.16। और इसको इससे माइनस करेंगे तो 784, और 784 हम लोग जानते हैं कि 28 का स्क्वायर होता है यानी 2.8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है ये कितना है, 2.8 है। बट हमसे ये नहीं पूछा है कि सीढ़ी कितना दीवार से करीब रहेगा, हमसे पूछा गया सीढ़ी को कितना खसकाया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ 6 था, अब ये बचा है 2.8, तो 6 में अगर 2.8 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3.2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 3.2 है और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर 3.2। समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% तो नंबर लाया लेकिन बेचारा 25 नंबर से फेल हो गया। और एक अन्य छात्र जो 38% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक से 15 नंबर अधिक ले आया। यानी एक लड़का पासिंग मार्क्स से पीछे रह गया जबकि वो पासिंग को पार कर गया। जो पासिंग से पीछे रहा वो 30% लाया और पासिंग से पीछे रह गया 25 नंबर। जबकि एक लड़का 38% मार्क्स ले आया और वो पासिंग से ज़्यादा ले आया, कितना नंबर, 15 नंबर। तो यहाँ से यहाँ के परसेंट का चेंज आया, 8% का। यानी अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो 8% ज़्यादा मिलेगा। और नंबर कितना, तो यहाँ 25 और यहाँ 15, कुल मिलाकर हो जाएगा 40 नंबर। तो हम कह सकते हैं जितना का भी एग्ज़ाम हुआ था उसका 8% किसके बराबर है, 40 के। यानी टोटल नंबर जो हुआ था एग्ज़ाम 500 का हुआ था। अब इसमें पूछा बताइए कि आवश्यक उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर का एग्ज़ाम हुआ था कितना का, 500 का। 500 का 30% निकाल के उसमें 25 कर देंगे, उसको फिर डिवाइड, वो लंबा हो जाएगा। इससे कहीं आसान क्या है कि हम देख रहे हैं कि लड़का जो है वो 25 नंबर से फेल किया था और टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। तो हम केवल यही जानेंगे कि 25% 500 का कितना परसेंट है, 5%। तो हम कह सकते हैं लड़का 5% से फेल हुआ था, तो 30 में 5% जोड़ दिए तो हम कह सकते हैं पासिंग परसेंटेज कितना है,
35% है। यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35% चाहिए। एक बार फिर क्वेश्चन को समझते हैं। एक लड़का 30% लाया नंबर, 25 नंबर से फेल हो गया। एक लड़का 38% नंबर लाया और पासिंग से 15 नंबर ज़्यादा ले आया। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 40 नंबर ज़्यादा लाएगा तब उसका परसेंटेज 8 बढ़ेगा, यानी 8% 40 के बराबर है। तो एक्स का मान यानी टोटल नंबर पता चल गया 500। अब 500 टोटल पता चल गया। एक लॉन्ग प्रोसेस है कि 500 का पहले 30% निकालेंगे, फिर 25 जोड़ेंगे तो टोटल पासिंग मार्क्स निकलेगा, उसको ऊपर टोटल नीचे गुना 100 तो भी 35 आएगा। या केवल सिर्फ ये देख लेंगे कि आखिर वो कितना नंबर से फेल हुआ, 25 नंबर से। तो 25 नंबर 500 का कितना परसेंट है? तो देखिए 5%, यानी 5% से फेल हुआ था। तो यानी कि 30 और 5 35% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। वैसे 1-2 आदमी लाइक करता है, पता ही नहीं चलता। 10-12 से क्या होगा, इतना आदमी दिखता है कम से कम, तो लाइक किया करना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। 16 अतिरिक्त पुरुष काम में शामिल हो गए। तो इस कार्य को पुरुषों के शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी बचाव कार्य को जो शेष आदमी और लगाया वो कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पुरुष और महिला का क्षमता निकालते हैं। तो पहले बोला कि 16 को पुरुष लगाएगा तो काम 12 दिन में हो जाएगा, और अगर 12 को महिला लगाएगा तो काम 32 दिन में होगा। तो हम क्षमता निकालते हैं। 12 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 बार में ये कट जाएगा 8, और ये 2 बार में 16 दूनी 32 कट गया। यानी P/M यानी पुरुष बटा महिला बराबर 2/1। यानी पुरुष का पावर अगर 2 है तो महिला का पावर 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 स्टेप हैं, यही लिए हम लोग टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकलेगा? तो ये टोटल है या ये टोटल है, दोनों ही टोटल है, किसी एक साइड को पकड़ लो। तो हम लोग जानते हैं टोटल काम है 16P × 12। P का मान कितना है? 2। यहाँ पर बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 16 दूनी 32, अब 32 को अगर हम लोग 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 384। यानी टोटल काम कितना है? 384। कैसे आया? 16 P का मान 2 और 12 गुना कर दिए 384। कहता है कि 16 पुरुष 16 महिला 4 दिन तक काम किया, ठीक है। 16 ठो पुरुष और 16 को महिला को 4 दिन काम कराते हैं। तो 16 को P प्लस 16 को M और के दिन लोग काम करेगा? 4 दिन। चलो मान बैठाते हैं। 16 दूनी 32, यहाँ पर P का मान 2 रखेंगे, M का मान 1। 32 और 16 हो गया 48। 48 को अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 48 × 4 जो कि 192 हो गया काम। तो बचा कितना काम? 192। यानी अभी भी 192 काम बचा हुआ है। अब कहता है कि अतिरिक्त और 16 काम को लगाइए और महिला को साइड कीजिए। यानी अब यहाँ पर जो 192 काम है वो 16 पुरुष और आ जाएगा। महिला लोग को हटा दो, 16 महिला, बदले में 16 पुरुष को ले आओ। तो पहले से 16 पुरुष है और 16 पुरुष आ गया, यानी अब इस बचा हुआ काम को 32 पुरुष करेगा। के दिन में नहीं मालूम है तो x। फिर P का मान हम लोग कितना रखेंगे? 2। 32 दूनी 64, 192 डिवाइड बाय 64, यानी कि बचा हुआ काम को 3 दिन में पूरा कर देगा। P का मान 2 रख देंगे, यानी 32 दूनी 64, और 64 को अगर 192 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 दिन में बचा हुआ काम को पुरुष पूरा कर देगा। ये सबसे इसको बनाने का ईजी तरीका हुआ। क्या किए? तो सबसे महिला और पुरुष का क्षमता निकालें। पुरुष का पावर 2 है तो महिला का पावर 1 है। पहले टोटल काम निकालें। तो टोटल काम निकालने के लिए हम चाहें तो इस साइड का भी सहारा ले सकते हैं या फिर इस साइड का भी सहारा ले सकते हैं। दोनों से मेरा यही आएगा 384। पहले इस 384 काम को 16 पुरुष 16 महिला 4 दिन तक किया तो 192 काम कंप्लीट हो गया। 384 में 192 को माइनस कर दिए तो बचा भी 192। अब ये 192 महिला नहीं करेगी, केवल पुरुष करेगा, और 16 पुरुष करेगा। तो पहले से 16 और 16 यानी 32 पुरुष करेगा। तो 32 पुरुष कितना दिन में करेगा? x दिन में। P का मान 2 रख दिए, x का मान आ गया 3। यानी हम कह सकते हैं बच्चा काम को 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कहता है कि कुमुद ने 10% साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। साधारण ब्याज है, 1.5 साल है, बहुत ईजी। उसके बाद कहता है कि स्नेहा ने समान अवधि के लिए CI
अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। अब सेम रुपया सीआई से लिया लेकिन अर्धवार्षिक, तो बोलता है समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा को ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक भुगतान किया गया तो प्रत्येक की राशि कितना उधार ली गई थी। तो इस क्वेश्चन को या तो हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं या तो इसमें कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। रेट को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रेट को समझने का कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज में रेट का कोई भी हार्ड नहीं होता है। हमको मालूम है कि रेट 10 है और समय 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब होता है कि गोटा साल के लिए 10 लगेगा और हाफ के लिए 5 लगेगा, तो कुल मिलाकर ये एसआई में हो गया 15%। कैसे? क्योंकि 1.5 साल है, 1 साल 10 और हाफ का 5, 10 5 15। अब क्या बोलता है? सीआई। सीआई में बोला कैसे लेंगे, तो बोला अर्धवार्षिक, तो रेट हो जाएगा हाफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्धवार्षिक मतलब 6 माही और रेट हो जाता है हाफ, और 1.5 साल हो जाएगा 3 टर्म। अब 5 का हम लोग 3 टर्म में निकालना पड़ेगा प्रतिशत, वरना बनेगा नहीं। तो +5 करके 2 बार निकालेंगे तो 10.25, और एक बार 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, और ये आएगा 15.6725, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 67 नहीं, उल्टा लिख दिए, सॉरी, 76, इतना आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? अरे साधारण ब्याज में 15 था, जबकि सीआई में हो गया इतना, कुछ ज़्यादा हुआ। यही प्रतिशत तो बराबर है किसका? 61 रुपया का। तो आराम से हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन कर देंगे कितना रुपया अधिक है, तो पी का 0.7625 बटा 100 बराबर 61 रुपया। अब यहाँ पर 4 शून्य और बैठ जाएगा। 61 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो आई थिंक ये पूरी कट जाएगा 125 बार में, और 125 को अगर इससे हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 8000। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो हो गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आना इसलिए तय था क्योंकि 5% का 3 साल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आ ही जाता है। ये अगर 20% रहता तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन का हल हो जाता। या तो ऐसे बनाएंगे, और या लग रहा होगा नहीं ऐसे तो बहुत टफ हो गया, ऐसे हम कैसे एग्ज़ाम में बना पाएंगे। तो एक तरीका और है ऑप्शन, कि कौन ऐसा ऑप्शन ले लें जिससे एसआई और सीआई का अंतर 61 हो जाए, एसआई और सीआई का अंतर 61 हो जाए। ये भी काम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 8000 ही लेते हैं। 8000 1.5 साल में 10 का रेट से कितना सीआई एसआई मिलेगा, तो एसआई बराबर 8000 10 का रेट से 1.5 साल का मतलब होता है 3/2, 15 8 15 5 से 15 15 8 120, यानी 1200 रुपया। अब सीआई निकाल लेते हैं। सीआई में हम लोग जानते हैं 3:3:1 रेशियो से निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो 5% है 8000 रुपया। 8000 का 5% कितना होगा, तो 8000 का जो 5% होगा वो हो जाएगा 400। फिर 400 का 5% निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 400 का 5% निकालेंगे तो 20, और 20 का अगर फिर हम लोग कितना निकालेंगे 5%, तो मिलेगा 1। अब इसको जोड़ते हैं, 4 12 60 1, यानी कि 1261। तो क्या ये दोनों में 61 रुपया का अंतर है? हाँ बिल्कुल, दोनों में 61 रुपया का अंतर है। या तो इसको ऑप्शन टेस्ट ऐसे बना सकते हैं, या तो प्रतिशत का अंतर करके बना सकते हैं। यही 2 तरीका इसमें आसान पड़ेगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। वे दोनों मिलकर के 2 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो विपिन अकेला कितना करेगा। तो बोला आर्यन को दुगना समय लगता है, यानी कि विपिन को अगर x दिन लगता है तो इसको 2x लगता है, और दोनों मिल करके 1/2x + 1/x बराबर 2 दिन लगता है। दोनों मिल करके 2, तो यहाँ से मेरा 2x बराबर 3 और यहाँ हो गया 2, 2 2 कट गया तो x का मान आ गया 2। तो हम कह सकते हैं कि विपिन 2 दिन में करेगा, जबकि आर्यन 4 दिन में करेगा। तो पूछा किसके बारे में गया था, सॉरी 3 दिन में करेगा। x का मान 3, ये 3 दिन और ये 6 दिन। तो पूछा किसके बारे में गया, विपिन के बारे में। तो विपिन का आंसर हो जाएगा 3 दिन, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू में लिखना है किसको 0.037 और रैक्रिन दिया हुआ इस पर। तो हम लोग जानते हैं जब भी रैक्रिन को बट्टा में लिखना होता है तो जितना भी नंबर है उसको लिख देते हैं और जितना पर रैक्रिन नहीं है उससे माइनस करते हैं। तो रैक्रिन तो जीरो पे नहीं है तो जीरो से माइनस करके क्या करेंगे या लिखने का ऐसे लिख सकते हैं बट और बट्टा में क्या होता है कि जितना पे रैक्रिन है उतना 9 लिखते हैं और जितना पे रैक्रिन नहीं उतना 0 लिखते हैं। बस ये हो जाएगा कितना तो 37 और बट्टा में 990, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रॉब्लम है तो एक और एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है। अगर मान लेते हैं 231 है और इतना पे रैक्रिन है ऐसा, तब क्या होगा तो जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं। रैक्रिन कितना पे नहीं है तो 2 पे नहीं है तो 2 से माइनस करते हैं। रैक्रिन के नंबर पे था 2 नंबर पे था 2 नंबर पे तो 2 to 9 लिखेंगे और के नंबर पे नहीं था 1 नंबर पे नहीं था तो एक 0 बैठाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 229/990, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हम लोग किसी भी रैक्रिन वाला सवाल को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला, यदि 5 संख्याओं का क्रमागत योग 90 है तो एवरेज क्या होगा। क्रमागत मतलब लाइन से, यानी क्रम से जब संख्या बढ़ती है तो मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो हम लोग आराम से 5 को क्रमागत है ना तो डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए 90/5 कर सकते हैं। तो मिडिल नंबर कितना आ जाएगा 18, तो हम कह सकते हैं इसका एवरेज कितना होगा 18 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अनीता और विनीता इतना रुपए की राशि 6 और 7 के अनुपात विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में इतना रुपए जोड़ दिया जाए तो क्या नया अनुपात होगा। बहुत ईजी सवाल है। पहले 1950 को हम लोग दोनों में बांटेंगे 6 और 7 में, 6 और 7 तो जिसका निकालना ऊपर कुल को नीचे अगुना हो जाएगा 1950, 13 कम 13 13 पचे 65 यानी 15 छक 90, यानी पहला को मिलेगा 900 और दूसरा को मिलेगा 1050। अब बोलता है दोनों में 100 रुपया जोड़ दिया जाए तो 100 रुपया जोड़ेंगे तो ऊपर वाला 1000 हो जाएगा और नीचे वाला 1150, 0 0 कट गया, ये 20 बार में और ये 23 बार में, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 20 और 23। ये भी बहुत ही ईजी प्रश्न था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु को इतना में बेचने पर 10% का हानि होता है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य में बेचना होगा। तो पहले वस्तु का सीपी निकालते हैं कि आखिर दाम कितना था। तो वस्तु का दाम था एक्स, वो बेचा उसको लॉस पर, कितना में बेचा 10% लॉस पर, और वो बिका कितना में 2340। तो यहाँ 0 0 कट गया, एक्स का मान निकल जाएगा 9 दूनी 18 और 9 बचे 9 छक 54, यानी कि 2600। अब हमको 15% लाभ कमाना है तो 115 में बेच देंगे। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, 115 गुना 26 तो हो जाएगा 2990, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जोड़ है, इसको भी क्रम से बैठा के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन इतना की राशि लिया और 10% वार्षिक दर से इतना रुपये साधारण ब्याज का भुगतान करता है। पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है 2700। तो बोलता बताइए कितना समय के लिए लिया गया था। हम लोग ये तो आराम से निकल जाएगा, SI बराबर PRT/100, सबका मान बैठा के टी का वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, धातु के, हाँ ये क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सबको वीडियो जरूर लाइक करना, ठीक है। इसमें कहता है कि धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एगो खोखला गोला है, गोला कैसा होता है कुछ इस प्रकार का है ना, और ये खोखला गोला है तो उसके अंदर भी एक बना देते हैं। कुछ इस प्रकार का खोखला गोला है। कहता है कि इसका आंतरिक त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से लेकर पूरा बाहर तक ये 5 है। तो बोलता है ये जो लोहा है खोखला गोला है, यानी यहीं पर मेटल है इस प्रकार। ये खोखला गोला को पिघला करके बनाना क्या है बेलन। बेलन कैसा होता है, ऐसा बेलन बनाना है। तो अगर इसको बनाना है तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हम तो जान रहे हैं कि इसका जो लोहा वाला मेटल है इसी से पिघल कर ये बनेगा, यानी दोनों का बराबर क्या होगा तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो खोखला गोला का आयतन कैसे निकालते हैं और बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो खोखला गोला का आयतन निकालेंगे कि पूरा का आयतन निकाल देंगे और उसमें अंदर वाला का आयतन को
माइनस कर देंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। बट दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए दोनों का आर को अलग लिख सकते हैं। अब क्या है कि अगर दोनों में कॉमन ले लें 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई तो कट गया। ए का अर्थ था 5, बड़ा वाला 5 छोटा वाला 3। 125 में यानी 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। 125 में अगर 27 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 98। एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर लिए। और यहाँ पर हमको त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था 7, 7 सत्ते 49। तो हम देख रहे हैं 49 दूनी कट गया। अब ये हो गया h बराबर 8/3। तो हम कह सकते हैं जो बेलन है उसका ऊंचाई कितना होगा 8/3 होगा। यानी कि जब भी कोई भी चीज़ को पिघला करके दूसरा चीज़ बनाते हैं तो दोनों का आयतन बराबर होता है। बस इसी को समझना था। खोखले गोले का आयतन कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला का आयतन में से अंदर वाला का आयतन को माइनस कर देंगे और वही बराबर होगा किसका, बेलन के आयतन के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में लगता है कि बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, इसमें तोड़ दो। ये कितना होगा, एक में से अगर हाफ घटाएंगे तो 1/2 होगा, एक में अगर 1/3 घटाएंगे तो 2/3 होगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में 9 में से एक घटेगा तो 8/9 होगा और इसमें अगर 10 में से एक घटेगा तो 9/10 होगा। क्या देख रहे हैं, नीचे ऊपर फिर नीचे ऊपर कटते जाएगा, नीचे ऊपर कट गया, सब कट जाएगा। तो फर्स्ट वाला का ऊपर वाला बचेगा, लास्ट वाला का नीचे वाला बचेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/10। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी देखने में लग रहा है बट बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला को तोड़ेंगे। ये होता है 4, ये होता है 3, 4 3 7, 7 और 42 49। ये 49 हो गया। 49 का किसका होता है 7 का, 7 पचे 35। 35 को अगर 134 में जोड़ेंगे तो 169। 169 किसका होता है 13 का। 51 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 64। 64 किसका होता है 8 का। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8। बस अंदर से करते जाना काम, धीरे धीरे बाहर निकलते चल जाएगा, आंसर लास्ट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी बन जाएगा वैसे ही, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखते हैं क्या है। यदि बहुपद x² + 9x + 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 हो। पहली बात, शून्यकों के वर्गों का योग, आखिर ये शून्यक क्या होता है। तो जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो x का 2 वैल्यू निकलता है। पहला वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरा वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। अल्फ़ा बीटा नाम देख के नहीं डरना है, x का वैल्यू है वो। यानी इस द्विघात समीकरण में 2 नंबर ऐसा है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है, इसी को इसका मूल कहते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया। बोलता है कि इनके शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग ये आपको दिया हुआ है 21। तो बताना है कि k का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको तो अच्छे समझते ही क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ था, x² + 9x 3k, x² + 9x + 3k, ये दिया हुआ था द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग को क्या चीज़ याद करना है, 2 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप मूलों का योग निकालिएगा तो आपको मिलेगा -b/a, और अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो तो c/a। बस ये 2 चीज़ को याद रखना है, मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणनफल c/a। अब ये a b c ये सब क्या होता है, तो x² का जो गुणांक होता है इसके आगे जो लिखा रहेगा वो a, x के आगे जो लिखा रहेगा b, और जो नंबर बच गया वो होगा c। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 3k है। तो ये और ये तीनों हम लोग जानते हैं। एक फार्मूला बता रहे, याद कर लेना। ऐसे तो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। लेकिन अगर हमको a² + b² का फार्मूला पूछा जाए तो भी शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ये भी फार्मूला ही है। क्या किए, सिर्फ इसको उठा के इधर ले आए हैं। ये जो फार्मूला था इसमें इसको उठा के इधर ले आए हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको सब कुछ दिया हुआ है, यहीं से हमको के सब वैल्यू निकलने वाला है। क्या निकलेगा, तो देख रहे हैं कि हमको मूलों का वर्गों का योग दिया हुआ था कितना 21। तो यहाँ कितना बैठा देंगे 21। और हम लोग जानते हैं मूलों का योग होता है -b/a। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ कितना होगा। तो b का मान हो जाएगा 9 और a का मान हो जाएगा 1, इसका मतलब हो गया -9।
क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और c बाई ए तो 3k और यहाँ भी 1 है तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 3k। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। पहले क्या दिया हुआ था, तो मूल जोड़ दिया हुआ था, तो -9 का स्क्वायर कितना होता है, 9×81 प्लस हो जाएगा माइनस, इधर हो गया 2 3k। अब क्या होगा, तो इस इधर आएगा, ये इधर आएगा, घटेगा तो हो जाएगा 6k बराबर 60। 6k बराबर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर घटाएंगे तो 6k बराबर 60 और k का वैल्यू आ जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10। इसको थोड़ा समझना है कि द्विघात समीकरण में पहली बात कि मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अच्छा, b और a नहीं समझ रहा तो इसको हम समझा देते हैं कंपेयर करके। ये रहा आपका द्विघात समीकरण और ये हुआ द्विघात समीकरण। a किसको बोलते हैं, तो x स्क्वायर के आगे जो गुना रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। अब b किसको बोलते हैं, x का गुणांक को, तो यहाँ x का साथ क्या गुना 9, इसलिए b का वैल्यू हो गया 9। और c होता है जो पूरा नंबर हो, यानी 3k। बस इसी को बैठाएं और फॉर्मूला में बैठा दिए तो आंसर कितना आ गया, 10 हो गया। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदा और अंकित को 10% छूट पर बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत। छूट पे खरीदा, छूट पे बेचा। जब वो खरीदते समय वो, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का चीज़ था, इसको हम लोग चाहे तो नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हैं कि 100 रुपये का चीज़ था, वो खरीदने घड़ी 80 में खरीदा, तो ये उसका CP हो गया। अब बेचने घड़ी 100 का चीज़ को 8% छूट पर बेचा, यानी वो कितना बेचा 92 में, फिर भी उसको लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो लाभ हो जाएगा उसको 12 का, 12/80 × 100, यानी ये 4 बार में और ये 5 बार में, ये 3 बार में, तो 5 थी 15% का लाभ। क्या किए, दुकान गए तो वहाँ MRP था 100 रुपया का, और वो क्या किया, खरीदते समय उसको डिस्काउंट मिल गया, कितना का 20% का, यानी वो 80 में खरीदा तो वो भी डिस्काउंट दे दिया बेचते समय, वो डिस्काउंट कम का दिया, 8 ही का दिया, यानी 80 में खरीदा 92 में बेचा, तो लाभ तो होगा ही। तो लाभ जो था ऊपर, CP को नीचे गुना 100 कर दिए। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास है, छोड़ देते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि 15 मीटर ऊंचे पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरा कि इसके शीर्ष भूमि को स्पर्श करती है, जो कि 60 डिग्री कोण बनाती है। तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी पेड़ कुछ इस प्रकार का था, पेड़ यहाँ से टूटा, टूटने के बाद शीर्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाया 60। तो ये जो लंबाई था पेड़ का वो कितना था 15। तो अब ये और ये दोनों जोड़ करके 15 होगा, ये और ये दोनों जोड़ करके 15 होगा। तो बोल रहा पेड़ अपने आधार से कितने दूरी पर टूटा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर तो टोटल दे दिया, एक पेड़ पर 15 मीटर ऊंचाई पर हवा से टूटा है, सॉरी पेड़ का ऊंचाई नहीं दिया हुआ था। पेड़ कहाँ से टूटा है, तो ज़मीन से 15 मीटर ऊंचाई पर टूटा है, यानी ये दिया हुआ था 15, ये कितना दिया हुआ था 15। अब ये दिया हुआ और ये पूछ रहा है कि ज़मीन से कितना दूरी पर है, तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो इसके लिए हम लोग 10 का यूज़ करेंगे। 10 60 बराबर h, माने कि 15 बट्टा नीचे वाला का x मान लेते हैं, ये हो जाता है 1/√3। तो x का वैल्यू कितना होगा 15√3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर भी ऑप्शन में भी कुछ घुमा फिरा के दे दिया है, घुमा फिरा के ऑप्शन में नहीं, इस क्वेश्चन में पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन ही दिया हुआ है, हम सोचे इजी दिया हुआ, नहीं थोड़ा सा इसमें क्या किया है कि ये 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूट गया, यानी रियल में ये क्या पेड़ का ऊंचाई था, यहाँ से यहाँ पूरा 15, और कहीं से टूटा और टूटने के बाद ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा बताइए ज़मीन से कितनी दूरी पर ये जमीन स्पर्श करेगा, ये पूछा जा रहा है। यानी इसको अगर x मान ले तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो अगर इसको हम लोग h मानते हैं तो ये कितना होगा 15 - h, क्योंकि यही लंबाई और ये लंबाई ही, यही तो लंबाई है। तो उसको समझेंगे कि ये जो लंबाई है यही तो लंबाई है, ये और ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे अगर ये h है तो ये 15 - h होगा। तो पहला तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि 15 - h कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर।
पहला ये हो गया, तो इसमें हम चाहे तो तोड़ सकते हैं। एच स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ बचा 2 5 माइनस 30h बराबर एक्स स्क्वायर। ये पहला आ गया मेरे पास। और एक क्या चीज़ निकालेंगे, तो टेन का यूज़ करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब है और ये आधार है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, तो ये होता है √3 बराबर h बटा x। तो हम कह सकते हैं कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बराबर √3x हो जाएगा। अब आराम से हम लोग h को हटा के क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग रहने देते हैं, लंबा जा रहा है ना, लंबा जा रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए इसको थोड़ा लंबा नहीं बनाते हुए शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण छोड़ देते हैं। ये जो द्विघात समीकरण लिए हैं, इससे अच्छा है कि एक बार टेन थीटा और एक बार साइन थीटा लेते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे हम लोग टेन थीटा निकाल लिए, एक बार साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन 60 बराबर होगा √3/2, और होता है लंब कितना h, और कर्ण कितना है 15 माइनस h। ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लाइन को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15√3 और माइनस कितना हो जाएगा √3h और बराबर 2h। ये इधर आके कॉमन लेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3 बराबर 15√3। अब ये आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो h का वैल्यू हो जाएगा 15√3 और बटा में हो जाएगा 2 प्लस √3। और यहाँ हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ पर x बराबर कितना निकला था, h बटा √3। बस यहाँ पर √3 से भाग देना है। तो अगर √3 से हम लोग भाग देते हैं तो √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ऐसे इसमें पूछा क्या था, तो इसमें पूछा था, ओह यहाँ पर तो आंसर ही आ गया, यानी पूरा सवाल इतना बेकार ना लिखना पड़ा, ये तो ऐसे ही आंसर आ जा रहा था। हाँ तब बेकार हो गया, इतना लंबा चौड़ा समय भी बर्बाद चल गया। ये कुछ नहीं करना था, केवल इसी का सहारा लेकर बन जाता। यानी अगर हम लोग केवल सिर्फ इसका ऊंचाई पूछा था, दूरी थोड़ी पूछा, ये नहीं पूछा था, ये पूछा गया था ये, तो हम लोग साइन थीटा का यूज़ करके आराम से आंसर निकाल सकते थे। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि इतना का माध्यिका बताइए। माध्यिका तो हम लोग जानते हैं आरोही क्रम में से जाएंगे, मिडिल नंबर और उसका हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल 7 नंबर है, तो मिडिल में कौन आ जाएगा, तो देख रहे हैं अगर मिडिल से जाते हैं तो 11 इसका मिडिल में आएगा। इसको अगर हम लोग आरोही क्रम में से जाएंगे, जैसे कि 8 9 10 11 फिर जाके 13 फिर 13, तो इसमें मिडिल में कौन आएगा, 11 आ जाएगा। एक और नंबर को छूट रहा है 20, तो ये हो जाएगा 11 इसका मिडिल नंबर। एलसीएम बोला है, 14 11 28 का एलसीएम कितना है, ये भी निकाल लेंगे। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस रूट कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, पहले इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब क्या है कि कॉस थीटा को इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा अब बटा में क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर √3। और ये जानते हैं किसको होता है, टेन थीटा बराबर √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का। अब हमसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 1 घटेगा तो 2/4 काट दिए तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया, वो भी ठीक से पढ़े नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें बोलता है किस क्षेत्र में 2015 से 19 तक का CFC उत्सर्जन की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2015 में सीमेंट 200 था, ये हो गया कितना 250। तो देख रहे हैं 200 से 450 यानी 250 बढ़ा, यानी 100% से भी ज़्यादा, लगभग 125% बढ़ा। कैसे निकालेंगे, तो जो ज़्यादा हुआ उसको ऊपर
और 200 को नीचे गुना 100, इस प्रकार अलग अलग करके निकालेंगे। फिर भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि 200 से ये 450 दुगना से भी ज़्यादा है। अब 500 से 800 दुगना भी नहीं हुआ, 80 से 200 ये भी देख रहे हैं कि दुगना से भी हाफ ज़्यादा यानी 250% है, और ये जो है दुगना नहीं है। तो हम जान रहे सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ वो फॉर्म में हुआ है कि 80 से 200 हो गया, मैंने 150% बढ़ा है, यानी इसमें बढ़ा 125। सबका अलग अलग परसेंटेज निकालना पड़ेगा किस में वृद्धि हुआ, और इसमें हुआ है 150। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ, फॉर्म में। अगला 33, सभी क्षेत्रों में सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक में सीएफसी उत्सर्जन कितना % अधिक है। तो बोल रहा है कि सभी की तुलना में, तो सभी का तुलना करना है तो सभी को जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो देख लेंगे जोड़ने पर कौन ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जोड़ने पर आएगा, एक एक करके जोड़ेंगे, ये पूरा एक लाइन को जोड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 34 बोलता है कीटनाशक दवा 15 से 19 में सीएफसी उत्सर्जन में कितना % वृद्धि हुआ। कीटनाशक में, कीटनाशक पहले 15 में कितना था 100, और इसमें कितना 180, कितना वृद्धि हुआ 80/100 गुना 100, यानी 80% का वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन, 2017 के सभी क्षेत्रों में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितना % है। तो 2017 में सभी की तुलना में, तो पहले 2017 में हम लोग सबका जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे मिलेगा 1190, और उसमें क्या चीज़ के बारे में बोला था, तो इसमें बोला था कि बताइए कि तुलना में सीमेंट कितना था 17 में, तो 320, इसको ऊपर लिख देंगे गुना 100। इस प्रकार अगर सॉल्व करेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स में 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का जो क्वेश्चन था उसमें बहुत ही आसान और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी था, उसको 1-2 बार देखेंगे समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट।